हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल ताजा, बिल्कुल गर्मा गर्म आप लोगों के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला है, उसका कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को देखने के लिए मैं इस बात की गारंटी तो दे सकता हूं कि अगर आप लोगों ने कोई भी चैप्टर पूरा नहीं कर रखा है, लेकिन इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को, किस तरीके से हर एक सवाल को सॉल्व करना है, हर एक चीज बताई है। कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स भी बताई है, किस तरीके से आप लोग पता लगा पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं यहां पर। मतलब कि कंप्लीट पैकेज है। अगर आप लोगों को पूरा पेपर समझना है, ये एक वीडियो आप लोगों के लिए काफी रहेगी। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं, हम लोग आप लोगों के लिए वन शॉट हो गए। अरिहंत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडुगार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑसवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए स्पेशल और एक्सक्लूसिव वीडियोस बना रहे हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी मौका ना गवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। इसी के साथ हम लोग हर वीक आप लोगों के दो टेस्ट ले रहे हैं बच्चों, टर्म 2 के लिए हमारी और आपकी अपनी केल्विन लाइव ऐप पर। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारी लाइव ऐप को डाउनलोड करें बच्चों और पार्टिसिपेट करें। जो आपके हर वीक में दो टेस्ट हो रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है, ये पूरा जो इनिशिएशन हम लोगों ने चालू किया है, ये सब कुछ आप लोगों के टर्म 2 के लिए हो रहा है बच्चों। तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए बच्चों, इस टर्म 2 की शुरुआत, इस टर्म 2 को तैयार करने की शुरुआत करते हैं इस सैंपल पेपर से। और इसी के साथ जो टेस्ट और वन शॉट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो सब भी इसी के साथ चल रहा है। सबसे पहले इस टर्म 2 के सैंपल पेपर को करते हैं निपट नंगा। तो चलिए एवरीवन, शुरू करते हैं इस टर्म 2 के सैंपल पेपर को। और बच्चों, जिस तरीके से टर्म 1 को हम लोगों ने निपट नंगा किया था, उसी तरीके से इस टर्म 2 को भी बच्चों तैयार हो जाइए निपट नंगा करने के लिए। आप लोगों को बता दूं, हम लोग चैनल पर बहुत काम की वीडियोस, ऐसे काम की वीडियोस जो आप लोगों के टर्म 1 में, आप लोग टर्म 2 में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। जैसे कि आपके वन शॉट, हर चैप्टर का वन शॉट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। जितनी भी फेमस बुक्स, चाहे आप अरिहंत की बात करें, एडुगार्ड की बात करें, आप लोग ऑसवाल की बात करें, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्पेशल अलग से एक्सक्लूसिव वीडियोस बना करके हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और उसी के साथ बच्चों, हम लोग हमारी केल्विन लाइव ऐप पर आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं हर वीक दो टेस्ट, जिससे आप लोग अपने आप को टेस्ट कर पाए और खुद को तैयार कर पाए आने वाले टर्म 2 के लिए। ठीक है जी। तो जब कभी भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, केल्विन लाइव आपको डाउनलोड करिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेस्ट ऑलरेडी दे रहे हैं। ठीक है जी। सो चलिए बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस की। और सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से बोल दिया था। आइए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर पहले क्वेश्चन में ही आप लोगों को चॉइसेस दे रखी है। दोनों तरीके के सवालों को सॉल्व करने का आसान तरीका बताने वाला हूं। आइए बच्चों, यहां पर हम लोगों के पास पहला सवाल दे रखा है, फाइंड A225। बोल रहे हैं हमसे, हम सोल्यूशन करते हैं इसका, बोल रहे हैं हमसे कि A25 माइनस कर देना बच्चों A15 से। अरे मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे भाई, कैसी बात कर दी। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग ये बात जानते हैं, कभी भी आप A25 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, A प्लस में 24D, यही होता है ना जी, समझ रहे हो ना जी। हाँ जी। तो यानी कि बच्चों यहां पर जरा देखना, A15 को क्या बोलेंगे, A प्लस में 14 बोलेंगे ना जी। अरे बोलेंगे जी, नहीं बोलेंगे। अच्छा बच्चों, इस ये जो बच्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है जी। जो क्वेश्चन में बोला बस मैं वही कर रहा हूं। अभी अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता, जो उन्होंने बोला मैंने वही लिखा। और ये चीज आप सबको पता, और ये चीज कैसे आई मैं ये भी बता देता हूं बच्चों। आप लोग जानते हैं कि an क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। तो जो कुछ भी बच्चों यहां लिखा होता है वो यहां पर लिखा होता है। दैट्स वाई अगर यहां पर 25 लिखा था तो मैंने यहां पे 24 लिखा, अगर यहां पे 15 लिखा था तो मैंने यहां पे 14 लिखा। क्लियर हो गई कहानी। अब आ जाओ बच्चों आगे की तरफ। तो अगर ये माइनस का साइन अंदर की तरफ हमला करेगा बच्चों, तो क्या बना देगा, a प्लस में 24D माइनस ये अंदर गया तो माइनस का a माइनस का 14, a ने a को लपेट दिया। 24 में से 14 गए बच्चों, तो कितना बचता है, 10D बचता है। यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसका बस 10 टाइम्स कर देना है और मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे से यही जानना चाहते थे बच्चों। आइए बच्चों जरा बात करते हैं अब D कैसे निकलेगा। आप सभी लोग जानते हैं यहां पर लिखा है 6, 9, 12, 15, इस तरीके से लिखी हुई है चीजें।
भाई ए तो पहले चीज पर दिखते ही पता चल पा रहा है कि ए की वैल्यू कितनी अच्छी है। डी निकालने का बच्चों क्या तरीका होता है, डी निकालने का तरीका होता है ए टू माइनस में ए1, यानी कि बच्चों आप लोग कह सकते हैं 9 माइनस 6, यानी कि बच्चों कितना हो गया 3। इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं 10 इंटू में 3 बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 30। लीजिए बच्चों सवाल सॉल्व, कुछ भी नहीं करना था, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो चॉइस में दे रखा है, क्योंकि हम लोग चॉइस वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे, हर एक सवाल को करेंगे। इस सवाल की बच्चों एक ट्रिक है, इस सवाल की बच्चों क्या है, एक ट्रिक है। उस ट्रिक को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। इस ट्रिक को इस सवाल को किस तरीके से हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं। अब वो ट्रिक क्या है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है वो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म एंड इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म। कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए कि आप मान लीजिए mth टर्म निकाल रहे हैं, जो कोई सी भी टर्म निकाल रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। जो कोई सी भी देख लीजिए, आप मान लीजिए आप nth टर्म निकाल रहे हैं और जितनी टर्म निकाल रहे हैं मान लीजिए उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये दोनों आपस में इक्वल लिख दीजिए। हमेशा कभी भी ऐसा हो जाए तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि आप लोगों के पास जब कभी भी आप इन दोनों को जोड़ करके टर्म निकालेंगे, यानी कि m प्लस n निकालेंगे, हमेशा पूरी जिंदगी ध्यान रहे m प्लस 1 निकालेंगे, आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों 0 आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ये बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को नोट लिखवा रहा हूं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। जो बच्चे पेड में उन सबको तो मैंने वाला सवाल करवाया हुआ है, आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं, ये ट्रिक बता रहा हूं आप सभी लोगों को, इस बात को ध्यान में रखेंगे सारे बच्चे। अब यहां से आप लोगों के पास क्या चीज निकल करके आती है मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। इसका मतलब सर अगर कभी कोई मेरे से बोले कि मेरी जो 7th टर्म है उसका अगर मैं 7 टाइम कर दूं, मेरी जो 5वीं टर्म है अगर मैं उसका 5 टाइम कर दूं, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना आता है बच्चों बताना जरा मुझे, 7 5 12। तो इसका मतलब कभी भी कोई मेरे से 7 + 5 यानी कि कभी कोई मेरे से 12वीं टर्म पूछेगा तो वो मैं हमेशा 0 बताऊंगा। हाँ बच्चों आप हमेशा 0 बताओगे। सर इसका कोई प्रूफ दे सकते हो? मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूं बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए बच्चों मैं यहां पर 7 लिखता हूं, भाई 7th टर्म को क्या लिखते हैं आप लोग, a प्लस में क्या लिख सकते हैं आप लोग यहां पर 6d लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में 5 इंटू में आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 4d लिख सकते हैं। एनी इश्यू? नो सर। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 7a आ जाएगा, 7 6 42d हो जाएगा और यहां पर आप लोग 5a लिख पाएंगे बच्चों इसको, और यहां पर कितना हो जाएगा 20d हो जाएगा। मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए बच्चों अब अगर इसको मैं यहां भेजूंगा तो 7 में से 5 क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर बचेगा बच्चों 2a, 42 में से बच्चों 20 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 22d इक्वल टू में 0 बच्चों आ रहा है ना, क्योंकि इन दोनों को मैं यहां ले आया। अब अगर इसमें से बच्चों मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो a प्लस में 11d आ जाएगा इक्वल्स टू में कितना होता है 0। लो जी खेल खत्म हो गया। क्या सर जी खेल खत्म? अरे हाँ बच्चों खेल खत्म। देखो जरा यहां पर इस 2 को बच्चों अगर यहां भेजोगे तो 0 हो गया ये। अब आप लोगों के पास कितना बचा है a प्लस में 11d, कितना बचा है बच्चों a प्लस में 11d। बच्चों यहां पर हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हम यहां पर क्या लिखते हैं एक कम लिखते हैं, तो अगर यहां पे बच्चों 11 लिखा है तो इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या लिखा होगा 12, यानी कि बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं 12th टर्म। तो देखिए बच्चों आप लोगों के पास ये a प्लस में 11d इक्वल टू में कितना आ रहा है 0, यानी कि आपकी जो 12वीं टर्म आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है यहाँ पर 0 आ रही है। दैट्स ऑल, यही तो उन्होंने हमसे पूछा था, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई बात? चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। यहां पर आप लोगों को हम लोगों ने जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम है वो भी दे रखा है, हालांकि मार्किंग स्कीम से ज्यादा सॉल्व हम करवा रहे हैं। यहां पर देख लो हमारा सोल्यूशन, मार्किंग स्कीम से ज्यादा सॉल्व हम करवा रहे हैं आपको। बहुत अच्छे तरीके से हर एक सवाल समझ में आएगा आपको, स्टैंडर्ड मैथ्स के हर एक क्वेश्चन का। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट्स। बच्चों एक बात बता दूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्योंकि इसके सोल्यूशन में पता चला कि यहां पर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहां पर +9 इक्वल्स टू में 0 है। देखिए बच्चों यहां पर +9 था तो इस वजह से हम लोगों ने यहां पे +9 लिखा है, एक्चुअल में ये है, ये नहीं है बच्चों। तो ये मिस प्रिंटिंग हुई है सीबीएसई वालों से, बट इट्स ओके, हम लोगों को पता चल चुका है कि गलती क्या थी। तो हम लोग इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमसे बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो पहले हम इसको बच्चों एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग इसको बच्चों कन्वर्ट कर देंगे, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है
इक्वल रूट्स। बच्चों इक्वल रूट्स का मतलब ही क्या होता है कि डी की वैल्यू 0 हो जाए। अरे सर जी डी क्या होता है, अरे डी होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। यानी कि आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू में बच्चों क्या बोल सकते हैं 4ac। ये चीज आप लोग रख सकते हैं। सर वो तो ठीक है लेकिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अरे आओ बच्चों ये भी पता लगा लेते हैं। इन्होंने बोला हमसे कि m इंटू में x, यहां पर दे रखा है इन्होंने 5x माइनस में 6 प्लस में 9 इक्वल्स टू में 0। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों तो 5m x का स्क्वायर आ गया। इसकी मल्टीप्लाई जब बच्चों हम इसमें करेंगे तो माइनस का 6m x आ गया प्लस में 9 इक्वल टू में 0 आ गया। यस नो, यस नो, बिल्कुल सर। अब इसमें सर मुझे एक बात बताइए, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू बच्चों आ गई 5m। ओके सर। अच्छा b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6m आ गई। ओके c की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 9 आ गई। यहां पर काम खत्म हो गया, काम खत्म हुआ। तो यहां पर आइए, अब यहां पर b का स्क्वायर रखना था, यानी कि माइनस 6m का बच्चों क्या करना था, हमें स्क्वायर रखना था 4a कितना है 5m है बच्चों, ठीक है जी। और c कितना है बच्चों 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36m का स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कितना आ रहा है हमारे पास 36 ही आ रहा है। 36 5m, मैंने जानबूझ करके करा बच्चों ऐसा, पता है क्यों करा, इस 36 से वाला 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इस 36 से वाला 36 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, m का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5m। इसको बच्चों उठा करके यहाँ पे ठसक दो तो m का स्क्वायर माइनस में 5m इज इक्वल टू में बच्चों कितना आ रहा है 0। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, m को कॉमन निकाल लेता हूँ तो m माइनस 5 इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो हम लोग एक बार m की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू 0। एक बार बच्चों हम लोग इसको इक्वल टू 0 बोलेंगे, माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो m इज इक्वल टू में 5। तो बच्चों m की जो वैल्यू आ रही है वो दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है, एक तो 0 आ रही है बच्चों, और एक क्या आ रही है आप लोगों के पास 5 आ रही है। तो बच्चों इसमें भी मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जो 0 वाली वैल्यू इसको आप लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर आप लोग ओरिजिनल इक्वेशन को देखें बच्चों तो यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, ये चीज दे रखी है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने m की जगह पे बच्चों 0 रख दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इस वजह से बच्चों मैं 0 को पुट नहीं करूंगा, यानी कि m की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता, लेकिन मैं m की वैल्यू बच्चों 5 ले सकता हूं। ये बात हम लोगों को यहां पर इससे समझ में आती है। क्लियर हो गई बच्चों कहानी, ठीक है जी। तो 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस बात को हर एक बच्चा यहां पर ध्यान रखे। ओके जी, वी गेट m इज इक्वल टू में 5, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे और रिजेक्ट कर रहे हैं किसको, 0 को। और मार्किंग स्कीम में सिर्फ इतना सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करवा दिया है बच्चों। आइए जरा इसी एक्सप्लेनेशन को, इन्हीं चीजों को समझते समझते जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, चीजों जब हम समझने लग जाते हैं वही हमारे काम आती हैं। सर्कल का चैप्टर आ चुका है। इस सर्कल के चैप्टर में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट्स आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे तो हर एक बार तुम लोगों को ये काम ही आएगा। पहली चीज बच्चों, कभी भी ध्यान रहे यहां पर, कभी भी, ठीक है ना। यहां पर अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं, मैं रेड पेन ले लेता हूं, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बच्चों हमेशा इक्वल होती है। तो ध्यान रहे बच्चों कि AP इज इक्वल्स टू में PB, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बात हम लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो यानी कि ये वाली चीज तो इसके बराबर आ गई। दूसरी बात, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बच्चों कितना रहता है, R रहता है। तो यहां से यहां तक भी जाओगे तो भी कितना रहेगा, R रहेगा। ये मैंने दूसरा पॉइंट बताया आप लोगों को, ये पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट बताया कि सेंटर से अगर आप किसी भी पॉइंट पर जा रहे हैं, सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, R रहेगा। तीसरी बात, जो आपका रेडियस है और ये जो बच्चों आपका टेंजेंट है। अब टेंजेंट क्या होता है सर, कुछ बच्चों ने अगर चैप्टर ना पढ़ा हो तो सोच रहे होंगे टेंजेंट क्या होता है। बच्चों अगर आप लोगों के पास एक सर्कल दे रखा है और उससे टच होती हुई एक लाइन जाए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग रुमाल गीला करके पट करके मारते हो अपने दोस्त के, मारते हो पर उसके लगता नहीं है, लेकिन कभी कभी उसके टच होके निकल जाता है, फिर आप में बचते हैं। तो जब आप में बज रहे होते हैं, वही वाला सीन है बच्चों, जब आपने रुमाल गीला करके या तो मारा, या फिर कभी कभी तुमने देखा होगा किसी ने चांटा मारा तुमने, या तो फिर पूछे कर लिया, हल्का सा टच होके गया, तो ये जो टच होके जाता है, जहां तुम्हारा लाल गाल होने से बच जाता है, वहीं पर ये सीन बन जाता है। यानी कि जब इस गोले को ये लाइन टच करती हुई जा रही थी, जब टच कर रही थी सिर्फ एक पॉइंट पर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, टेंजेंट।
तो यहां पर इसका मतलब बच्चों टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, टेंजेंट एंड रेडियस, कभी भी ध्यान रखना बच्चों, कभी भी टेंजेंट और रेडियस मिल जाए तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। इस चैप्टर में अगर ये तीन चीजें तुमको हमेशा ध्यान रहेंगी तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे नहीं रुकने वाला। तो अब जो हम लोगों ने बेसिक समझे हैं ना बच्चों, इन बेसिक से ही इस सवाल को पूरा कर देंगे हम लोग। आओ जरा यहां पर समझाता हूं मैं तुम लोगों को किस तरीके से इन बेसिक्स को काम में लेकर के आना है। उन्होंने बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB। अरे मेरे भाई, मेरे बाल, लाल बाल लड्डू गोपाल, मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन बच्चों इस वाली लाइन के बराबर, ये बात तो तुम लोगों को मैंने बताई थी पहले ही। यहां पर बच्चों अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, APB यानी कि ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चों, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है बच्चों। किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है बच्चों, इसकी बात हो रही है। तो ध्यान से बच्चों मेरी इस बात को अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मैंने यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है इस चीज को। तो बच्चों हमारे से बात हो रही है, हम से बात हो रही है इस चीज की। अब मुझे यार देखो ये तो पता चल गया, तो ऐसे में पता बच्चे क्या बोल देंगे, सर ये तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। बच्चों यहीं पर तुम अटक जाओगे, यहीं पर तुम फंस जाओगे, और यही वो चाहते हैं तुमको फंसाना। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना, मैंने तुम लोगों को एक और प्रॉपर्टी बताई है। वो प्रॉपर्टी क्या बताई है कि ये जो रेडियस और जो टेंजेंट होते हैं इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। देखो यार यहां पर अगर तुम समझो तो ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। अब जब देखना बच्चों यहां पर एक चीज, यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये कितना हो गया बच्चों? R हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला बच्चों क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये 2R हो गया। यानी कि बच्चों ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो गई आप लोगों के लिए। मान लो आपको पता नहीं है x है, मान लो आपको पता नहीं थोड़ी देर के लिए x है। मैं पता ये क्यों कर रहा हूं, मैं ना यहाँ का एंगल पता करना चाहता हूं। बच्चों देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहां पर अगर मैंने एंगल पता कर लिया ना, तो ये वाली लाइन जो होती है ना, जो दो टेंजेंट से यहां पर सेंटर पर मिल रही होती है, वो यहां पर दो इक्वल एंगल बनाती है। यहां पर ये वाला फोर्थ पॉइंट भी हो सकता है बच्चों कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, यानी कि मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि एंगल APO इज इक्वल्स टू में एंगल BPO। BPO और APO ये वाले एंगल जो होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। इस बात को आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना होता है। बट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये मैं बता भी देता हूं कैसे आ रहा है ये, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें बच्चों, तो अगर आप लोग इस चीज को नोटिस करोगे तो यहां पर 2R आ गया, यहां पर R आ गया, यहां पर X आ गया। तो X की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप भाई? परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल्स टू में क्या होता है? 2R का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं? X की वैल्यू को, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को 4R का स्क्वायर माइनस में R का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 3R का स्क्वायर। दैट मीन्स आप लोग यहां पर बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3R का स्क्वायर। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3R। x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? यहां से √3R हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये √3 होगा और ये R होगा, तभी तो उसका स्क्वायर जो करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। बट यहां तक की बात कहानी क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, परपेंडिकुलर यू नो, परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों आप लोगों के पास? √3R हो गया परपेंडिकुलर। ओके जी, तो बच्चों मुझे बताओ, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है आपको, अगर ये भी नहीं पता होते आप बेस और हाइपोटेनस से भी हालांकि निकाल सकते थे, या फिर आप इसको अगर एंगल मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको एंगल मान रहे हैं बच्चों, इसको अगर आप एंगल मान रहे हैं तो एंगल के सामने वाले को आप क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। बट खैर कोई बात नहीं, मैंने जिस तरीके से निकाला है मैं उस तरीके से भी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। इन सब चक्करों में मत पड़ो। हालांकि सोल्यूशन में उन लोगों ने इसको थीटा मान करके इसको सामने वाले को परपेंडिकुलर माना है, बट मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि और तरीके पता चल पाए आपको। अब देखिए बेस पता है R है, ये परपेंडिकुलर है बच्चों। tan थीटा कितना होता है? ठीक है जी, tan थीटा यहां से अगर आप लोग निकालेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ये, तो बच्चों R हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर। और बेस कितना हो गया बच्चों मेरे पास? बेस कितना हो गया मेरे पास? यहाँ पर बेस कितना हो गया? अब देखो परपेंडिकुलर ये है, ये तो बच्चों हाइपोटेनस है, तो बेस कितना हो गया? ये हो गया ना बेस। बेस कितना है मेरे पास? √3R है। इससे कैंसिल आउट कर दिया तो 1/√3 आ रहा है बच्चों। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 कब आता है? 30 डिग्री पे। दोबारा समझा रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा से समझो बच्चों, मेरी बात को बच्चों दोबारा से समझो, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर बच्चों अगर मैं एंगल थीटा लेता हूँ तो थीटा के सामने वाले को आप लोग क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाले को आप लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। साथ वाले को आप बेस कहते हैं, इसको आप हाइपोटेनस बोलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको बोल दिया था परपेंडिकुलर, तो बच्चों वो मैंने इसको इसलिए परपेंडिकुलर बोला था क्योंकि एंगल फिर मैं वो वाला लेता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर आप इसको एंगल ले रहे हैं
ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तो यही रहेगा, अगर आप इसको एंगल ले रहे हैं तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये आर हो गया, इसको एक्स मान लिया। इस एक्स की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली है। ये परपेंडिकुलर है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, और इसको लिख देते हैं यहाँ पर बेस बच्चों, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो ये काम बच्चों यहाँ से हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। तो एंगल बच्चों कौन सा लिया जाएगा, ये वाला थीटा एंगल लिया जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, इस तरीके से आप लोगों ने निकाला। तो एंगल यहाँ पे बच्चों कितना निकला, 30 डिग्री। और मैंने क्या बोला था, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आप बोलेंगे बराबर क्यों होंगे ये दोनों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे। ये भी आर है, ये भी आर है, जो इसकी लेंथ है बच्चों वही इसकी लेंथ है, और बीच वाला कॉमन आ गया, तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। तो ये टोटल एंगल बच्चों बीच में कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। टोटल एंगल बच्चों कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। यहां पर देख लो ना, अब मैं इसको दोबारा सारा साफ कर रहा हूं। अब आपको पता चल गया बच्चों कि यहां पर बीच में जो एंगल बन रहा है टोटल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों, देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या थी बच्चों, बराबर थी। जब बच्चों ये दोनों लाइन बराबर होती है तो ये वाले एंगल क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं। अगर इसको बच्चों आपने y मान लिया तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। और ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल का सम यानी कि 60 डिग्री प्लस में y इक्वल्स टू में कितना होता है बच्चों, 180। ये यहां गया बच्चों तो कितना बचा, 2y इक्वल्स टू में 120 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 60। तो बच्चों ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो यानी कि एक ट्राइंगल बन गया जिसमें सारे के सारे एंगल कितने हैं, 60 60 60। तो इसका मतलब ये बच्चों क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैंने आपको हर एक एस्पेक्ट से इस बात को समझाया है। अगर आप चाहें दूसरा तरीका अपना सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपको ये वाला एंगल निकालना था, मैं एक और तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड है ये, ठीक है। वहां मैंने टेन से निकाला है, यहां मैं साइन से निकाल देता हूं। यहां पर अगर ये थीटा ले रखा है तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बच्चों साथ वाला क्या होता है, बेस, ठीक है ना। और ये जो चीज दिख रही है आपको, क्योंकि 90 डिग्री ये होता है, मैंने आपको बताया 90 डिग्री ये होता है। 90 डिग्री के बच्चों सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यानी कि बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। और एंगल पता करना है हम लोगों को। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, आर, ये हो गया 2r, कैंसिल आउट कर दिया 1/2। 1/2 कब आता है बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 30 डिग्री। ये लीजिए, यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। इस चीज से हम लोगों ने यहाँ पर जो है कहानी को खत्म कर दिया है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये चीज कर सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी। आइए बच्चों थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से क्या कहता है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा बच्चों आप लोगों से। जरा देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एवरीवन सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे आगे बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बच्चों मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम पर ये जो ढलान वाला होता है, जैसे जब हम टोपी पहनते हैं तो ये साइड का, कर्व्ड का मतलब होता है साइड का एरिया, तो वो कितना होता है बच्चों, πr/l होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना दे रखा है, 12320। यानी कि बच्चों πr/l को आप क्या बोल सकते हैं कि 12320 के बराबर है। बोल सकते हैं आप ये बात यहां से, जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। इफ द रेडियस, बच्चों मेरी बात को और ध्यान से सुनेंगे, रेडियस आपको बता दिया गया बच्चों कितना है, पाई की जगह पे आप 22/7 लिख दीजिए, आर की जगह पे बच्चों आप 56 लिख दीजिए, एल आपको पता नहीं है तो 12320 हो गया। कहो जी बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा बच्चों हाइट पूछ रहे हैं, अरे मेरे लाल, ओ मेरे बाल, ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे गोपाल, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात कि यार यहां पर जब तुम एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हो बच्चों, तो ये बच्चों क्या हो जाती है आपकी हाइट, यानी कि h हो गया, ये आपका l हो गया, और ये आपका बच्चों r हो जाता है। तो अगर हम ढंग से इसमें संबंध देखें तो क्या होता है बच्चों, h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चों, l का स्क्वायर हो जाता है। इस बात को आप लोग मानते हैं। अगर आप लोग बच्चों इस बात को मानते हैं तो अब आप लोगों को देखिए, आपको h निकालना है बच्चों, r आपको पता है, l आपको नहीं पता है, लेकिन बच्चों यहां से आपको l मिल सकता है। तो यहां से हमें वैल्यू निकाल लेनी है और इसमें जाकर के पुट कर देनी है। यानी कि हम लोग h स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं बच्चों, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि हम h को क्या बोल सकते हैं, √of l का स्क्वायर माइनस में बच्चों r का स्क्वायर बोल सकते हैं। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इससे इसे कट करूंगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पर।
क्लियर हो रही है बच्चों कहानी? एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मैं अगर 8 के टेबल से बच्चों इसे कट डाउन कर देता हूं यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर चला जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है जी, 43 हो जाएगा, तो यहां पर 5 हो गया, 32 यहां चला गया तो 4 हो गया और 0 हो गया। अब अगर बच्चों मैं 22 के टेबल से जाऊं यहां पर, तो बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा यहां पर, आप लोगों के पास जाएगा यहां पे 7 यहां पर आ जाएगा और 0 यहां पर आ गया। तो एल की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है मेरे पास, 70 आ रही है। ठीक है जी, और आर पता है मुझे, तो एच का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू में 70 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस में आर कितना था बच्चों अपने पास, 56 था। तो यानी कि बच्चों मैं इसको 56 का स्क्वायर, स्क्वायर मत करना बच्चों, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में करके लिख दिया बच्चों और एक बार किस में कर दिया, माइनस में कर दिया बच्चों। ठीक है जी, एक बार बच्चों अगर मैं प्लस करूंगा, यानी कि अगर मैं इसमें प्लस करता हूं तो 7 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 120 यानी कि 126 हो जाएगा बच्चों, 126 आ गया। इनटू में बच्चों यहां पर अगर 70 में से 56 गए तो यहां पर बच्चों कितना बच जाएगा मेरे पास, 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर बच्चों, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहां पर मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अब बस इसको फर्दर हम लोगों को आगे सॉल्व कर देना है। ठीक है जी, अगर आप लोग चाहें तो मैं इसमें आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ। 126 को अगर आप देखेंगे तो 2 6 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर करना चाहें तो 3 से करेंगे तो 2 और 1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहीं पर रुकना नहीं है, 14 को देखेंगे तो ये चीज आप लोगों को दे रखी है। तो इसका मतलब आप लोग इन टोटल आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसके भी फैक्टर्स आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। अब इसके भी फैक्टर लिख देता हूं इसी के साथ, 2 आ गया और 7 आ गया। तो बच्चों देखो, एक तो 2 का जोड़ा मिल गया, 3 का जोड़ा मिल गया, एक 7 का जोड़ा मिल गया। यानी कि आप अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं इनको, क्योंकि जो जोड़े हैं भगवान ने बना के भेजे हैं। अब तो भगवान बनाई, राम मिलाई जोड़ी है, तो इस राम मिलाई जोड़ी को बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, इनको निकालेंगे 1 बचेगा, इनको निकालेंगे 1 बचेगा। 7 या 21, 21 दूनी 42 हो गया बच्चों। तो h कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 42 सेंटीमीटर। और आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं आप लोगों के पास कितना आ रहा है, 42 सेंटीमीटर। हालांकि जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट करके दे रखा है, और मुझे नहीं लगता कि इतना डायरेक्ट हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना ही डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो फिर तो समझने वाली कोई बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों को हर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा ही इजी सवाल है बच्चों। कहते हैं कि मिसेस गर्ग जो है रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट, उनके जो स्टूडेंट हैं इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल क्लास, उन्होंने मॉडल क्लास को जो है कैलकुलेट कर लिया है। मॉडल क्लास वो कहते हैं कि 45 है। वाइल प्रिंटिंग द डाटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉडल डाटा का मतलब क्या है, कि उन्होंने मॉड निकाल लिया है। मॉड का मतलब बच्चों ये होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया जाए। तो मॉडल डाटा उन्होंने निकाल लिया, कितना आ रहा है 45, यानी कि जो मॉड आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 45 आ रहा है। लेकिन बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गायब है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए बच्चों, एक्स मान लीजिए। अगर ऐसा दे रखा है तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं सबसे पहले इसमें ना एक बात बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो भी मॉडल डाटा दिया गया होता है, जब भी फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी, जिस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जा रही है बच्चों, ध्यान रहे, जिस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जा रही है उसको हम लोग F1 बोलते हैं। ये मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है, 1 है। तो उससे पहले वाले को 1 से पहले क्या आता है बच्चों, 0, तो इसको हम F0 बोल देते हैं। 1 के बाद क्या आता है बच्चों, F2। तो यहां पर हमारे पास F1, F0 और F2, ये तो हम लोगों को क्लियर कट पता चल जाते हैं। H क्या होता है बच्चों, हमारे पास H होता है जो इनके बीच में दूरी दी गई होती है, तो वो कितनी दी गई है, यहां पर 20 दी गई है। लोअर यानी कि L, लोअर लिमिट हमें यहां पता करनी होती है, वो कितनी होती है बच्चों, 40। ये कुछ डाटा होता है जो हमको पता करना होता है और डायरेक्टली पुट इन कर देना होता है बच्चों में। ठीक है जी, तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस में H इंटू में आप लोगों के पास आ जाता है F1, आप लोगों के पास बच्चों आ जाता है F1 माइनस में F0 आ जाता है, अपॉन में बच्चों 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 आ जाता है। ये आ जाता है बच्चों आप लोगों के पास, आपको इसे सॉल्व करना होता है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए मॉडल पहले से ये मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है, और मॉड पता है मुझको, तो मैंने डायरेक्टली यहां पे 45 लिखा। ये बच्चों यहां पर ये L वाली जगह है बच्चों, ये H वाली जगह है। F1 मुझको निकालना है 2F1, ये F0 है बच्चों, ध्यान रहे ये F0 है, ये भी क्या है F0 है, ये क्या है बच्चों F2 है। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी आप लोगों को। तो आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों इस चीज को। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ इवन, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों अपन को क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, प्लस में 20 इंटू में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, F1 माइनस में F10, तो ये F1 माइनस F10 तो आप लिखे ही रहने दीजिए। नीचे देखिए -10 और -6 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 16। अगर इसमें से बच्चों मैंने 2 कॉमन निकाल दिया बाहर, तो अंदर कितना बचेगा, इससे भी 2 निकल जाएगा तो F1, और ये 16 और, तो 16 में से बच्चों 2 निकल गया तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से कैंसिल आउट कर दिया, 10 आ गया बच्चों यहाँ पर। क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पर इक्वल टू में क्या चल रहा था, 45। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 40 अगर यहाँ जाएगा तो इसे क्या कर देगा, 45 में से माइनस हो जाएगा 40, तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, 10 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F10 अपॉन में F1 माइनस में 8, ये बचेगा आप लोगों के पास। 40 में 45 में 40 गए तो 5, इसने इसे कट डाउन कर दिया, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अब यहाँ पर बच्चों मेरी बात को सुनो, यहाँ पर 1 बचा, इसको यहाँ भेज दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2F1 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, 20। ये F1 माइनस 8 यहाँ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो F1 माइनस 8 आ गया। इसको बच्चों यहाँ भेज दो, इसको बच्चों यहाँ भेज दो, तो इसमें से ये गया तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, 2F1 माइनस में F1 इज इक्वल्स टू में ये प्लस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 कितना आ रहा है, 12। यानी कि बच्चों F1 माइनस F1 इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 12। यानी कि बच्चों यहाँ पर कितना रहा होगा, इज इक्वल्स टू में 12 होगा। क्लियर हो गई बात खत्म हो गई। यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। कुछ नहीं बच्चों, देखो स्टैटिस्टिक्स से ये बात कंफर्म है, तीनों के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है अब, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज को इसमें इंक्लूड किया है, मीन हो, मीडियन हो, चाहे मोड हो, तीनों से क्वेश्चन आने वाला है। तो और तीनों से ही टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग ध्यान रखें, तीनों के फॉर्मूले आप लोगों को मुंह पर रटे हुए होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप गलती कर देंगे इसमें। अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, कहते हैं ऋतु, अरे यार ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव में करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको वन शॉट में करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको अरिहंत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन बच्चों मैं कई बार करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं पेड में करवा चुका हूं, मैं बहुत जगहों पर ये वाला सवाल करवा चुका हूं। और अब आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये सवाल बहुत जरूरी है बच्चों, इस सवाल को जरूर करके रखें। एज के ऊपर एक सवाल जरूर आएगा, और सवाल वो आएंगे जिनमें पहले ही स्टेप में आप लोगों को इक्वेशन बनती दिख रही होगी बच्चों। ट्रेन वाले सवाल जिनमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, उस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आइए जरा मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं इस चीज को। तो ऋतु वर यंगर बाय 5 इयर्स, ऋतु की एज, प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज मेरे लाल, प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु। ऋतु को भी नहीं पता होगा कि उसकी एज इतनी सस्पिशियस हो चुकी है। ऋतु अगर सच में कोई लड़की इसे देख रही है जिसका नाम ऋतु है, तो ऋतु देखो तुम्हारी एज कितनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ ऋतु वर यंगर, अगर ऋतु यंगर हो जाती, क्यों नहीं भाई, ऋतु की एज को अगर हम 5 साल छोटा कर दें, क्योंकि प्रेजेंट एज मान लीजिए ऋतु की अगर x है, तो 5 साल पहले जब वो छोटी कर दें उसे 5 साल, मतलब छोटी ऐसे दबा के मत छोटी कर देना, 5 साल पहले, तो x माइनस 5 हो गया। देन व्हाट इज द रियली ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ एज, मतलब इनकी जो एज निकाली इसका स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर। 11 मोर का मतलब ये समझ लेना कि अब सवाल का मोर बनने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो मोर बनने वाला तो 11 उसमें प्लस हो रहा होगा। ओके जी, 11 मोर देन द 5 टाइम्स द प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज कितनी है भाई, x है, तो उसका 5 टाइम कर दिया। बच्चों पहले ही स्टेप में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, और ये प्रूफ है, जो सीबीएसई बोलते हैं वही सीबीएसई करते हैं। सीबीएसई ने यही बात बोली थी, सीबीएसई ने वही क्वेश्चन दिया है। सीबीएसई वाले सवाल नहीं देगी जिनमें 2-3 स्टेप के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, -5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2a भी आता है तो माइनस का 10x यहाँ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 11 प्लस में 5x, यानी कि बच्चों x स्क्वायर ये यहाँ आएगा बच्चों उड़ी मार के, जैसा कि सौरभ सर बोलते हैं। यहाँ आपने बच्चों मैं तो ये बोलूंगा कि इसे उठा के आपने यहाँ ठसक दिया, तो -10 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, 11 बच्चों अगर यहाँ आ जाएगा तो आप लोगों के पास कितना बचेगा भाई, 25 में से अगर 11 चले गए ना तो माइनस का 14 बचेगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो प्लस का 14 बचेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस x प्लस में 14 इक्वल्स टू में 0। तो इन दोनों में से बच्चों अगर x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 14 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर -1 निकाल लिया तो x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर यानी कि इक्वेशन बन रही है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 14 इक्वल्स टू में कितना आ गया बच्चों, 0। तो एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 1 बच्चों, और एक बार x माइनस 14 इक्वल टू में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों,
x इज इक्वल टू में 14। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब तो जाहिर हो गया कि ऋतु की एज 1 ईयर तो हो नहीं सकती। सोचो जरा, अगर ऋतु की एज 1 साल आज है तो 5 साल पहले तो ऋतु के पैदा होने की प्लानिंग भी नहीं हुई थी। समझ रहे हो तुम लोग? ऋतु तुम बुरा मत मानना, लेकिन सच यही है। तो इसीलिए हम लोग ऋतु की एज को 1 नहीं ले सकते, ऋतु की एज को क्या लिया जा सकता है? 14 लिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऋतु की प्रेजेंट यानी कि आज की एज जो है वो कितनी है? व्हाट इज हर प्रेजेंट एज? तो कितनी हो जाएगी बच्चों? x इज इक्वल्स टू 14। तो 14 साल ऋतु की एज हो चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो और में दे रखा है, यानी जो चॉइस में दे रखा है, अब हम लोग वो शुरू करते हैं। तो अब बढ़ते हैं, जो चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है भाई वो भी देख लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस सॉल्व फॉर x बोल रखा है, तो जरा देखना 9x का स्क्वायर माइनस में 6px ओके प्लस में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, ये चीज दे रखी है। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों? इसे सॉल्व करना है x के लिए। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है बच्चों। हम लोगों को बाबा जी की जड़ी बूटी यहां पर चाहिए होगी। बाबा जी की जड़ी बूटी क्या कहती है कि अगर आप लोगों के पास ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 दे रखा हो, तो हमेशा x को फाइंड करने का जो तरीका होता है बच्चों आप सभी लोगों का, वो क्या होता है? वो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो सबसे पहले तो यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c बच्चों। सो अगर हम लोग यहां पर देखें तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी यहां पर। अगर हम लोग बात करें b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो माइनस का 6p आ जाएगी बच्चों यहां पर। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर आ जाएगी। ये चीजें हमारे पास यहां पर मिल चुकी हैं। कभी भी आप लोग बच्चों बाबा जी की जड़ी बूटी का यूज करेंगे तो बाबा जी की जड़ी बूटी क्या कहती है? बाबा जी की जड़ी बूटी में आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसको इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लें, यानी कि आप लोग सॉल्व कर लें बच्चों क्या? बी स्क्वायर माइनस में 4ac को। आइए बच्चों तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो हालांकि ये अंडर रूट में दे रखा है तो अंडर रूट में बाद में निकाल लूंगा इसका, ठीक है। पहले तो मैं यही चीज निकाल लेता हूँ। बी माइनस के पी का स्क्वायर कर दिया माइनस 4, a कितना है बच्चों? 9 है, और यहां पर कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के सामने। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 का पी स्क्वायर मिलेगा, फिर इसके बाद माइनस में 36 कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा ये माइनस जो है वो माइनस 36 जो है अंदर आक्रमण करेगा। जब ये अंदर आक्रमण करेगा तो 36 पी का स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर और प्लस में 36 क्यू स्क्वायर। तो बच्चों इसने ये इसे लपेट देगा, ये इसे लपेट लेगा। तो यानी कि बच्चों यहां पर आप लोग क्या कह सकते हैं कि आप लोगों के पास आ चुका है बी स्क्वायर माइनस में 4ac किसके इक्वल आ चुका है बच्चों? 36 क्यू स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। बट आपको ये नहीं निकालना होता है, यू हैव टू फाइंड अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। सो हम लोगों ने यहां पर इस चीज को ही कैलकुलेट किया तो कितना निकलेगा बच्चों? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac कितना आ जाएगा अपने पास? 6q आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। तो यानी कि ये वाली चीज जो मैंने कैलकुलेट की है बच्चों मेरे पास कितनी आ रही है? वो आ रही है 6q, ठीक है जी। ओके अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। अब काफी इजी है। x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है बच्चों अपॉन में 2a होता है। मैंने यहां पर रख दिया बच्चों। b कितना है बच्चों? ये है, तो माइनस में माइनस का 6, माइनस में माइनस का 6 भी रख दिया, प्लस माइनस यहां पे रख दिया। ये कितना आ रहा है बच्चों? 6q आ रहा है। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? अपॉन में क्या लिख सकता हूं? 2a कितना है बच्चों? यहां पर मेरे पास 9 दे रखा है, मैंने यहां पर 9 लिख दिया बच्चों। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। यहां से बच्चों मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूं, नीचे भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो मैं लिख सकता हूं 6p प्लस माइनस 6q अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 18। ऊपर से अगर बच्चों मैंने 3 कॉमन निकाल दिया तो आप कह सकते हैं इसको, या फिर मैं पूरा का पूरा 6 ही निकाल देता हूं ना भाई। मैं क्या करता हूं? पूरा का पूरा 6 कॉमन निकाल सकता हूं, तो 6 कॉमन निकाल देता हूं। तो प्लस माइनस q अपॉन में कितना आ जाएगा? 18। इसने इसे लपेटा तो यहाँ पर 3 आ गया बच्चों। तो एक बार आप लिख सकते हैं इसका आंसर p प्लस क्यू डिवाइड बाई 3 बच्चों, और एक आंसर हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइड बाई 3, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर दोनों आंसर निकाल लिए। एक आ गया p प्लस क्यू डिवाइड बाई 3 एंड एक आ गया बच्चों p माइनस क्यू डिवाइड बाई 3। चलें भाई आगे की तरफ बढ़ जाए। इसका भी आंसर अपन लोगों ने निकाल दिया, यही आंसर आ रहा है बच्चों। सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब सेक्शन बी क्या कहता है? सेक्शन बी में सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे? देखिए बच्चों मैंने कहा था आप लोगों से मॉड
मीडियन और मीन, इन तीनों के ऊपर सवाल है। तो देखिए जरा यहां पर ये मीडियन के ऊपर सवाल है, ये क्लास दे रखी है बच्चों, ज्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया टेबल वाला ही क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है तभी यहां पर काम बन पाएगा। आइए बच्चों यहां पर बात करते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, मीडियन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने का तरीका क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके साथ अगली वाली फ्रीक्वेंसी को बच्चों जोड़ते हुए चलते हैं हम लोग। 40 में 80 जोड़ूंगा, 40 में अगर 80 जोड़ूंगा मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, इसे जोड़ूंगा तो इतना आ जाएगा। फिर अगर इसमें बच्चों ये जोड़ दूंगा तो इतना आ जाएगा, इसमें ये जोड़ दूंगा बच्चों तो इतना आ जाएगा, इसमें ये जोड़ दूंगा बच्चों तो इतना आ जाएगा, और ये फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे लिए, ये हो जाता है मेरा कैपिटल एन। और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना होता है, n/2 फाइंड करना होता है, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 250/2, तो 125 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ये। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बच्चों होता है ये, आप लोगों ने जैसे कि देखा यहाँ पर 125 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो आप लोगों के पास क्या रहती है, जब आप लोगों के पास ये चीज आ रही है तो आपको पता चल रहा है जो मीडियन क्लास है, यानी कि अगर हम 125 की बात करें तो 125 यहां पर मुझे कहां मिलेगा, भाई ये 40 है ये 120 है, 125 कहां मिलेगा बच्चों, 120 के बाद ही तो मिलता है, और भाई 182 के बाद तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब यही वाली क्लास ऐसी है जहां पर मुझे 125 बच्चों मिल सकता है, मुझे खुद देखना होगा यहाँ पर 125 कहां मिल रहा है, मैंने देखा यहाँ पर 125 यहाँ पर मिलेगा हमेशा। उससे जस्ट पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF। इससे जस्ट पीछे वाले, ये हमारा काम का, ये हमारे काम का है, इससे जस्ट पीछे वाले को हम क्या कह देते हैं बच्चों, CF कह देते हैं, जस्ट पीछे वाले को। ओके ओके अच्छा, इसमें बच्चों h कितना चल रहा है हमारा, वो 1 चल रहा है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी रहती है। अच्छा, इसी में बच्चों हमें लोअर लिमिट देखनी होती है, तो लोअर लिमिट बच्चों देखिए ये आपका पूरा कॉलम है जो आपके काम आएगा। तो यहाँ पर 2 हमारे काम आ गया, यानी कि L की वैल्यू बच्चों मुझे 2 मिल गई, n/2 हमने निकाल लिया बच्चों 125, CF हमको पता चल गया, इससे जस्ट पिछला वाला होता है 120, ठीक है जी। इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी है 182, जो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, 62 मिल जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए 62 दे रखे हैं यहाँ पर, क्लियर हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी निकालनी होती है। ये I नहीं है बच्चों, ये H है, क्लियर हो गई कहानी। ओके, अब मैं यहाँ पर पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखो बच्चों L कितना है 2 है, अब यहाँ पर प्लस में हो रहा था, n/2 कितना है बच्चों 125, CF यानी कि 120 माइनस कर दिया, डिवाइड बाय F कितना है बच्चों, देखो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ रही है 62 आ रही है, इनटू में बच्चों कितना आ जाएगा H कितना है बच्चों 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है जी, हो गया जी। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए 2 प्लस में ये 5/62 हो गया बच्चों। अब इसी चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली बच्चों। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 सही 5/62 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये यहाँ पर देख लीजिए इतना ही आ रहा है, 50% ऑफ द स्टूडेंट जम्प्ड बिलो 2 सही 5/62 एंड 50% आर अबव इट। तो यहाँ पर उन्होंने इसको कंप्लीटली सॉल्व करके भी दे दिया है, और उन्होंने ये बात भी हम लोगों को यहाँ पर बता दी है, 50% इधर 50% इधर की बात उन्होंने हमसे कह दी है। और उन्होंने हमसे यही बच्चों बात पूछी थी, इंटरप्रेटेड द मीडियन पूछा था, मीडियन हम लोगों ने निकाल करके उनके सामने रख दिया है। चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले सवाल हैं उन कंस्ट्रक्शन वाले सवालों में आपको समझ लेना है क्या करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रकार से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाऊंगा कि किस तरीके से चीजों को करना है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक इस तरीके से दे रखा है और बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ ये बना दीजिए आप लोग, और बता दीजिए कि इंक्लाइन टू द ईच अदर, तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनेगा, ये बात आप हमें बता दीजिए। तो बच्चों देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चीज को क्लियर करता हूँ। स्टेप्स तो यहाँ पर मैंने लिख ही रखे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। आपको तो पहले तो बच्चों सर्कल एक बनाना होगा जिसका रेडियस जितना हो कितना होगा बच्चों 4 होगा, यहाँ पर भी इसका रेडियस कितना होगा 4 होगा, ठीक है जी। अब जब कभी भी आप लोग बच्चों टेंजेंट बनाते हैं, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या होता है बच्चों 90 डिग्री होता है, ये बात आप सभी लोगों को पता है। तो आप लोग बच्चों कुछ ना करें, आप लोग बच्चों यहाँ पर कुछ ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पर 60 डिग्री एंगल चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पर 90 यहाँ पर 90, तो आप बस क्या करिए बच्चों यहाँ पर 120 बना दीजिए। यहाँ पर बच्चों आप कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यू मस्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर बच्चों ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा 60 डिग्री। क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में आपके पास टोटल जो सम होता है
वो 360 डिग्री होता है। 90 यहां हो गया, 90 यहां हो गया और 120 यहां हो गया। तो बच्चों खुद देखिए 90 प्लस में 120 कितना होता है बच्चों? 300 डिग्री होता है। तो अगर मैं 360 में से 300 हटा दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 60। तो बच्चों बचा क्या? बचा हुआ जो एंगल है कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और पीए पीबी जो है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है आप लोगों के पास, और इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। वही उन्होंने हमसे बोला था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों यहां पर मीन दे रखा है, मीन दे रखा है बच्चों। कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी होता है। आप लोगों को जो क्लास दे रखी होती है उसमें आपको एक्स आई निकाल लेना होता है। एक्स आई क्या होता है? इनका मिडल होता है। जैसे यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बढ़े तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 40, अगला क्या हो जाएगा? 100, अगला क्या हो जाएगा? 140, अगला क्या हो जाएगा? 180। इस तरीके से हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे की गई। एक्स आई यहाँ पर लिख दिए बच्चों, सबकी फ्रीक्वेंसी। फिर आप लोगों को एफ आई इंटू में, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है, एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई निकालना है। तो बच्चों देखो ये एफ आई था, इन सबका समीशन करेंगे तो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। सारी जो भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम कितना आ गया? ये आ गया। यानी कि समीशन ऑफ एफ आई तो आपने निकाल लिया 120। फिर एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आएगा। इन सबको जब जोड़ दोगे बच्चों तो इतना आ जाएगा। तो 13,280 को डिवाइड करोगे अगर 120 से, इससे इसे कैंसिल आउट करोगे, 12 के टेबल से बच्चों इसे कैंसिल आउट करोगे, 110.67 रन आप लोगों के पास आ जाएंगे। बड़ा ही क्लियर कट क्वेश्चन है, क्लियर कट आंसर है, जो कि आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है इस बात को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों, आइए जरा इसको समझते हैं। कहते हैं कि वर्टिकल पोल्स दे रखे हैं डिफरेंट हाइट के 20 मीटर्स अवे, यानी कि एक पोल मान लीजिए आपका यहाँ पर है और एक पोल मान लीजिए आपका यहाँ पर है, ठीक है जी। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जमीन दे रखी है आप सभी लोगों को, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है बच्चों, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है वो 20 मीटर का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। यानी कि बच्चों यहां से यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और दूसरे वाले में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बच्चों देखिए यहां पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ डिफरेंस ऑफ द हाइट। इसकी हाइट बच्चों y मान लेते हैं, इसकी हाइट बच्चों x मान लेते हैं, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है बच्चों? हाइट निकालनी है इनकी। तो अगर बच्चों मुझे इनकी हाइट निकालनी है तो मैं किस तरीके से हाइट निकालूंगा? अच्छा एक बात और, कि आपने सर ये वाला 60 क्यों नहीं लिया, ये वाला 30 क्यों नहीं लिया? बच्चों देखो जब कभी भी आपको आंखें ज्यादा ऊपर करनी पड़ जाएं तो इसका मतलब वो वाली हाइट ऊंची है। खुद से देखो, अगर किसी को, अगर आपको आपके हाइट पे ही मिल जाए कोई बंदा, उससे बात करनी हो तो आप इस तरीके से बात करेंगे, लेकिन कोई बहुत खली मिल जाए तो खली से आप ऐसे बात करेंगे। तो खली से ऐसे बात करेंगे इसका मतलब उसकी हाइट ज्यादा है बच्चों, तो इसीलिए एंगल ज्यादा हो गया। यहां पर देखो एंगल ज्यादा बन रहा है, देखो ना इसमें एंगल ज्यादा बन रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको ऐसे किया। ओके, अब यहां पर बच्चों अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बच्चों इस तरीके से बन रहा है कि एंगल यहां पर 30 डिग्री है, बेस देखिए दोनों में ही इतना है, एक को x मान लीजिए, और एक बच्चों यहां पर बन रहा है, यहां पर भी 20 है, और यहां पर एंगल कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। यहां y मान लीजिए, यहां x मान लीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों? x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालिए, एंड दैट्स ऑल। परपेंडिकुलर और बेस आप लोगों को दे रखे हैं, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। तो बच्चों परपेंडिकुलर बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 1030 कितना होता है बच्चों? 1030 होता है 1/√3 परपेंडिकुलर, यानी कि x अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? 20। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास? 20 अपॉन में √3 आ गई बच्चों। बात को ध्यान से सुनेंगे, 20 अपॉन में कितनी आ गई बच्चों? √3 आ गई x की वैल्यू। यहां पर अगर देखेंगे तो 1060 दे रखा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। 1060 यहां पर दे रखा है, तो ये कितना होता है? ये होता है √3, और परपेंडिकुलर y अपॉन में कितना हो जाएगा? 20। ये यहां गया बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3 हो गई। तो बच्चों y की वैल्यू भी मिल गई, और बच्चों x की वैल्यू भी यहां पर आप लोगों को मिल चुकी है। तो x की वैल्यू को आप लोग क्या कह सकते हैं? अब आपको करना क्या है एक्चुअल में? इवेंचुअली आप लोगों को करना है y माइनस एक्स। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? 20√3 माइनस में 20 अपॉन में √3, आप ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आप क्या करें इसमें बच्चों? 20 को बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा आप लोगों के पास? अंदर बच रहा है आप लोगों के पास √3 माइनस में 1 अपॉन में √3।
तो आप इसको अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 है, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 - 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 अपॉन में √3 बचेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर √3 को अपॉन में नहीं लिखते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 40 √3, नीचे बचेगा बच्चों 3। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 40 √3 डिवाइड बाई 3, और यही बच्चों मैंने भी निकाला है 40 √3 डिवाइड बाई 3। क्लियर होगी बच्चों यहाँ पे कहानी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब √3 की जगह पे बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1.7 लिख दीजिए यहाँ पर, तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला सवाल कहते हैं कि एक 1.7 मीटर टॉल इज अ स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर बंदा खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट। अब आइए बच्चों यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, एक यहाँ पर मान लीजिए बिल्डिंग दे रखी है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है जी, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री बन रहा है तो इसको बच्चों 73 ले लेना, कितना ले लेना, 1.73, ठीक है जी। ये कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। आप लोगों से कितना बोला है उसने, 50 मीटर की दूरी पर है। आपसे वो बिल्डिंग की मेरे ख्याल हाइट पूछ रहा है, बिल्डिंग की हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है। बहुत ईजी हो गया बच्चों ये तो, इसको आप x मान लो, ठीक है ना। तो आपके पास 1060 क्या होता है बच्चों, 1060 होता है √3। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन में 50 हो गया, तो 50 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, √3 इंटू में x हो गया। लीजिए आंसर आ गया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 50 इंटू में 1.73 लिख दीजिए x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो यानी कि इसको करने के बाद बच्चों ऐसा कुछ आ रहा है। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा शायद। आई ठीक है, बिल्डिंग टू द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हिज आई, आई एम सॉरी, वो बच्चों आई से बन रहा है, आंख से बन रहा है। तो आई एम सॉरी बच्चों, वो यहाँ पर जो बना हुआ है, जिसके जो बना हुआ है बच्चों, वो इधर आंख से बना हुआ है, ठीक है जी। जब आंख से बना हुआ है तो ये वाली हाइट जो बच्चों कितनी थी, अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दूरी भी बच्चों कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बट ये वाली हाइट कितनी थी, 1.7 मीटर थी, ठीक है जी। तो यानी कि यहां से आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप इस वाली हाइट को भी क्या कह सकते हैं, मैं एक मिनट रुकना जरा, आप इस वाली बच्चों हाइट को भी क्या कह सकते हैं, इसको भी आप 1.7 कह सकते हैं। अब यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक की हाइट को मैंने x माना है, ठीक है जी। अब मैंने ये जो निकाला हुआ है, ये जो निकल गया है मेरे पास, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ये कितना निकला मेरे पास, इसको मैं बोल सकता हूँ 50 √3। लेकिन बच्चों मुझे इसमें अभी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेकर के, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये वाली हाइट नहीं जुड़ी है, क्योंकि उसकी आंखों से एलिवेशन लिया गया है, फुट से नहीं लिया गया है, आंखों से एलिवेशन लिया गया है। तो इसका मतलब ये वाली हाइट तो रह गई 1.7, तो इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 1.7 भी बच्चों मुझे जोड़ना पड़ेगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1.7 को भी जोड़ना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर, इसको देखिए 50 √3 प्लस में 1.7 जोड़ेंगे तो 88.2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। आइए जरा, तो बच्चों ये वाली जो थी ना, ये वाली बंदे की जो हाइट थी, हम लोगों ने ये नेग्लेक्ट कर दी, क्योंकि मैंने आई नहीं पढ़ा था उसमें। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आंसर आ चुका है और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर सी पर। अगर हम लोग बच्चों सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस की आप लोगों के सामने। द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल। अगर मैं स्फेरिकल शेल की बात करूं बच्चों, तो इस तरीके से कुछ स्फेरिकल शेल है। और यहां पर अगर आप लोगों से बात की जाए तो देखिए जरा, स्फेरिकल शेल यहां पर प्लेन है, यहां पर लोहा भरा पड़ा है, आप ये मान लीजिए। तो जो पहला वाला जो आप लोगों के पास बच्चों रेडियस आ रहा है, यानी बड़ा वाला जो रेडियस आ रहा है R2 मान लीजिए आप उसे, तो वो कितना दे रखा है आप लोगों के पास, 5 दे रखा है। और ये जो छोटा वाला आ रहा है बच्चों आप लोगों के पास, यानी कि R1 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो इट इज मेल्टेड इनटू द कास्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है जी। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर देखना वॉल्यूम वाली बात आ जाएगी। तो बोल रहे हैं कि इसको मेल्ट कर दिया गया, ये जो स्फेरिकल था इसको मेल्ट कर दिया गया, उसको बोल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर। यानी डायमीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों, डायमीटर का मतलब हो गया इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 47 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बच्चों एक बात बताओ, एंड सरफेस एरिया। यार एक बात बताओ, मैं इन दोनों में क्या कॉमन बोल सकता हूँ, स्फीयर में और सिलेंडर में। भाई स्फीयर को पिघला दिया गया और फिर सिलेंडर बनाया गया, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा इसमें। तो अगर बच्चों मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा,
यानी कि बड़े वाले के वॉल्यूम, बड़े वाले का जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर दूंगा छोटे वाले के वॉल्यूम से। तो यही वाली स्ट्रेंथ तो निकालनी है मुझे, यही तो निकालना है। तो क्योंकि यहीं पर तो वॉल्यूम भरा पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, बड़ा ही सिंपल सा काम है, 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस में 4/3 पाई R1 का क्यूब मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और ये बच्चों बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि इसको हटाने के बाद ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर में क्या गया, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच होता है, उसी की वो हाइट मेरे से पूछना चाहते हैं, निकाल देंगे भाई हाइट, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना बोल दिया उन्होंने। आओ जरा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ से बच्चों एक बात कर सकते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता है 4/3 पाई कॉमन आ सकता है, R2 का क्यूब माइनस में R1 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल्स टू में पाई आर का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर, ये जो आर का स्क्वायर दे रखा है बच्चों ये हमें पता है, ये कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में एच हो जाएगा। पाई से तो बच्चों ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कोई यहाँ पर इशू नहीं लगता मुझे। अब यहाँ पर 4/3 दे ही रखा है, तो R2 कितना है बच्चों 5 है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 3 का क्यूब बच्चों 27 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बच्चों इस चीज को माइनस कर देते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 49 इंटू में एच आ रहा है। तो अगर हम इसको करते हैं तो 25 में से अगर 125 में से अगर 27 गए तो 90 का 8 बचेगा, तो 4 इंटू में 98 आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 49 इंटू में कितना आ जाएगा एच आ जाएगा, इसने इसे कैंसिल आउट कर देगा बच्चों ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोग क्या बोल सकते हैं, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। इज इट क्लियर बच्चों। हाइट कितनी आ गई बच्चों आप लोगों के पास 8/3 आ गई, कितने क्या बोल सकते हैं आप सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखना बच्चों ना भूलें आप लोग। अब मेरे से सरफेस एरिया बोल रहा है, तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करें, सिलेंडर बच्चों इस तरीके से आप लोगों के पास बनाया जाता है, तो एक तो ऊपर सर्कल होता है, एक नीचे सर्कल होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो ऊपर वाला सर्कल यानी कि पाई आर का स्क्वायर, नीचे वाला सर्कल यानी पाई आर का स्क्वायर, साइड से कितना हो जाएगा 2πRh हो जाएगा। यानी कि बच्चों अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं, क्या कॉमन आ सकता है, पाई आ सकता है, आर आ सकता है बच्चों कॉमन, ठीक है जी, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 2π, तो 2πr, और यहां से बच्चों आप लोगों के पास बचेगा r प्लस में h, ये होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो 2 मुझको पता है, पाई मुझको पता है, r मुझको पता है, r कितना है बच्चों बता रखा है 7 है, और यहां पर हो जाएगा बच्चों 7 प्लस में 8/3, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे 44 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ जाएगा तो 7 या 21, 21 और 8 जोड़ूंगा तो 29/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। आइए जरा चेकआउट कर लेते हैं। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 8/3 आ रही है, यही अपना निकला था, यही चीज बच्चों हम लोगों ने सॉल्व की, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 44 × 29/3, 29/3 देखो बच्चों यही मेरा भी आ रहा है 29/3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, यू विल गेट योर आंसर 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, ठीक है जी, अगला सवाल बच्चों हम लोगों से कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब आपके पास टेंजेंट आ रहे होते हैं तो वहां पर जो एंगल बन रहा होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का जो इनका मुतालिब है या इनका जो मकसद है बच्चों वो क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये जो बन रहा होता है, ये वाला जो एंगल बन रहा होता है वो अपना ये जो यहाँ पे सेंटर होता है ना, ये वाला एंगल इसको मान लीजिए आप θ1 है और ये वाला मान लीजिए θ2 है, ये बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम जो होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। वैसे जाहिर सी बात है कि 180 डिग्री होगा, क्यों होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों कितना होता है 90 डिग्री होता है, यही बात मैंने आपको समझाई भी, रेडियस और इसके बीच में एंगल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है, यही बात मैंने आपको समझाई है। अब 90 बच्चों कितना हो गया 180 हो गया, तो ये वाला भी तो बच्चों 180 हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल जो सम होता है वो कितना होता है 360 होता है, 360 में से 180 तो यही है, तो 360 में से 180 गया तो ये वाला भी कितना बचा 180 बचा, यही चीज हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करनी है। आइए जरा प्रूफ कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों जब आप एक टेंजेंट यहां से डालेंगे यहां से डालेंगे तो इस तरीके से ये बात कंफर्म है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये बात भी कंफर्म है कि यहाँ पर बच्चों कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। वो आपसे ये बात कहते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंगल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बता देता हूं, आप एक काम करिए, आप बहुत जनरल पॉइंट रखिए, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये फॉर श्योर है, इसमें कोई भी दिक्कत पैदा नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों OAP, यानी कि ये वाला एंगल
फिर उसके बाद बच्चों ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल। देखो देखना जरा ध्यान से, ए पी बी, देखना ये तो आप लोगों ने निकाल लिया ओ ए पी, फिर ओ बी पी, ये वाला भी 90 हो गया, देखो ये वाला भी 90 हो गया बच्चों, ये वाला भी 90 हो गया। फिर ये सामने वाला एंगल देखो ए पी बी, फिर उसके बाद ये बीच वाला एंगल ए ओ बी, देखो यही रहा। ये दोनों एंगल की तो बात हो रही है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ये भी 90 ये भी 90, तो इन सब का सम बच्चों कितना आ जाएगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या सम कितना होता है सारे एंगल्स का 360 होता है। तो 90 कितना हो जाएगा 180 बच्चों यहां गया तो 360 में से माइनस हो गया। जब 360 में से माइनस हुआ तो ये दो एंगल बचे, इन दोनों एंगल का अगर सम करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 180। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग और वी आर सेइंग कि यार यहां पर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दो एंगल का सम जब 180 आ रहा होता है तो उन्हें हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आमने सामने भी हैं ये, ठीक है ना। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है कि दो टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू दे रखा है। बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको यार बोलूंगा यार, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा यार तुम लोगों से, देख लेना तुम लोग, पूछा जाएगा यार तुमसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with a center O from an external point T, prove that ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है बच्चों वो OPQ, यानी कि इस वाले एंगल, अगर मैं इस वाले एंगल का डबल कर दूं, इस वाले एंगल को 2 से गुणा कर दूं तो इसके बराबर आएगा। ये कैसे लाला जी, कैसे, ये बात बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, इतने बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे बात को, मजा आ जाएगा। आइए जरा मैं यहां पर बात करता हूं आप सभी लोगों से। यहां पर देखिएगा, इस चीज को मैं यहां पे लेकर के आया, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मुझे सारी चीज समझ में आ रही है, आप मुझे बस समझाते चलो। बच्चों मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनना, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप ढूंढना चाह रहे हैं। बच्चों एक बात बताते हैं, एक बात को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। यार एक बात बताओ, क्या इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ने पर मेरे पास 180 डिग्री आता? बिल्कुल आता सर, आपके पास डेफिनेटली आता, मैं इसमें कोई भी इनकार नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए ये नॉलेज मुझे क्लियर है कि आप लोगों को पता है, ठीक है जी। और आगे की तरफ बढ़ना चाहूंगा और कुछ बातें भी आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बच्चों देखो ये वाला जो एंगल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो आप लोगों से कहने वाला हूं इस बात को बड़े ध्यान से सुन लेना बच्चों। ये वाला जो एंगल होता है बच्चों, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं तो ध्यान से, एंगल बिटवीन मैं यहां पर बोलूंगा कि एंगल बिटवीन OA OP को परपेंडिकुलर बोल सकता हूं बच्चों मैं PT के, जरा ध्यान से देख लो भाई। OP क्या है, OP क्या है मेरे पास, OP रेडियस है और ये क्या है बच्चों टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या होता है बच्चों 90 डिग्री एंगल होता है। क्या मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूं बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो इसका मतलब बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं इसका मतलब ये बात भी बोल सकता हूं कि एंगल OPQ, यानी कि सिर्फ इतना सा एंगल OPQ प्लस में अगर मैं कर दूं QPT के, क्या कर दूं बच्चों QPT, यानी कि ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल जो है, इस वाले एंगल को मैं यहां पर कर दूं तो देखो बच्चों, जब मुझे पता है ये पूरा 90 डिग्री है तो इतने वाले को और इतने वाले को अगर जोड़ दूं तो ये भी बच्चों क्या आना चाहिए बच्चों 90 डिग्री आना चाहिए। यस और नो, यस और नो आना चाहिए। अच्छा जी ठीक है, ओके। अब मेरी एक बात को सुनो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होती है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि बच्चों अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, अगर बच्चों मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो इसको भी थीटा बोलूंगा। और ये वाला एंगल तो दे ही रखा है मुझे, ये वाला एंगल तो है ही ना मेरे पास, ये वाला एंगल तो बच्चों, ये वाला एंगल मुझे पता नहीं है लेकिन ये वाला एंगल है ना मेरे पास, तो मैं क्या बोल सकता हूं एंगल PTQ, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जरा देखना इस वाले एंगल को मैंने थीटा बोला है, थीटा प्लस में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा नहीं होगा? होगा सर 180 डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं एंगल ऑफ PTQ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या बोल सकता हूं 180 माइनस में 2 थीटा, ये बात मैं बोल सकता हूं बच्चों, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 थीटा बोल सकता हूं जी सर, आप बोल सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया मेरा ये वाला एंगल। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, यहां पर अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं बच्चों, देखना इस वाले एंगल को मैंने क्या लिया, थीटा लिया है। ये वाला एंगल बच्चों क्या है, ये वाला एंगल क्या यही नहीं है,
जरा ध्यान से देख लेना, क्यूपीटी क्यूपीटी यही तो है बच्चों थीटा। यानी कि बच्चों मैं बोल सकता हूं कि ओपी क्यू इज इक्वल्स टू में 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, इतना सा एंगल निकालना है तो उस पूरे 90 में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल ही निकल जाएगा। मैं इसको साफ कर देता हूं, दोबारा से सुन लो मेरी बात को, मेरी बात को दोबारा से सुनो सारे सारे के सारे बच्चे दोबारा से सुनेंगे। भाई मैंने बोला ये वाला एंगल दे रखा है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, थीटा और थीटा होंगे, इसको मान लो। तो यानी कि इस वाले एंगल को याद, थीटा प्लस थीटा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 2 थीटा, ये हो गई। यानी कि ये वाला एंगल मतलब मुझे ये पता चल गया ये वाला एंगल कितना है। अब मेरी बात को सुनो, ये टोटल कितना होता है बच्चों, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ध्यान से सुनना, मुझे बच्चों ये वाला एंगल पता है थीटा है, तो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगा, 90 में से थीटा माइनस करूंगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया 90 माइनस थीटा। क्या बोल दिया बच्चों मैंने 90 माइनस थीटा। अब बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सुनना जरा मेरी बात को। ये तुमने क्या निकाला है एंगल पीटी क्यूब, ठीक है जी, इक्वल्स टू में 180 माइनस में 2 थीटा, यही लिखा है तुमने। इसमें से बच्चों जरा दो कॉमन निकालना, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बच्चों 90 माइनस थीटा क्या है आप लोगों के पास, 2 इंटू में से क्या लिख सकते हो एंगल ऑफ ओपी क्यू, भाई लिख सकते हो नहीं लिख सकते, और यहां क्या है एंगल ऑफ पीटी क्यू। देख लो बच्चों बराबर आ गया नहीं आ गया, तो इसी का दुगना करा तो ये वाला एंगल आ रहा है। दोबारा सुनो, मैंने पहले इस वाले ट्राइंगल में से इसकी वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ थीटा, फिर थीटा को ही देखो मैंने यहां पर बोला कि ये टोटल 90 होता है, ये तुमको पता है ये कितना है थीटा है, तो 90 माइनस थीटा करके ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, जो इसका एंगल निकला था मैंने वहीं पे देखो वही चीज रख करके आप लोगों को दिखा, अदरवाइज ये सोल्यूशन आप लोगों को यहां पर भी ये देखो ये भी सोल्यूशन दे रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई कहानी। आइए बच्चों चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है और क्या कहना चाहता है और हम इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। यहां पर बच्चों बड़ा ही इजी सवाल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज इन द फॉर्म ऑफ triangulation forms the basis of the navigation whether it is by land, sea or air. GPS a radio navigation system helps to locate our position on earth with the help of satellites. A guard stationed at the top of the 240 मीटर टावर, ये बच्चों क्या है टावर जो दे रखा है 240 मीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहते हैं ऑब्जर्व्ड एन यूनिट अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड इट, उसके पास आ रही है अनआइडेंटिफाइड जो है एक बोट है उसके पास आ रही है। वो कह रहे हैं कि क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर, ध्यान से सुना, क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। यार मतलब कि एक पर्टिकुलरली एक आप कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो पता कर सकता है कि कितना टिल्ट हो रहा है या कितना एंगल बन रहा है, वो उससे उन्होंने एंगल पता कर लिया उससे, ठीक है ना। द गार्ड यूज्ड टू क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लो कि यहां पर कहीं पर बोट होगी, मतलब ऐसा कुछ बोट है यहां पर। अब यहां से जो एंगल बन रहा है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहां से सीधी लाइन खींचो तो यहां से, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैं अगर ऐसे हूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर ऐसे हूं, मैं ऊपर गया एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं अगर नीचे गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे यहां से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो ये जो एंगल बना है ना, ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अब एक बात सुनो, यहां से अब मैं अगर यहां पर पैरेलल लाइन बना दूं बच्चों, तो ये वाला एंगल बच्चों किसके बराबर होता है, जब दो पैरेलल लाइन दे रखी होती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो बच्चों अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है जी। फिर वो बोल रहे हैं हम लोगों से क्या बोल रहे हैं करने के लिए, वो बोल रहे हैं मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर इंफॉर्मेशन एंड द कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट। यार ये तो बड़ा इजी सी बात हो गई। मान लीजिए यहां पर बोट है, यहां पर पर्टिकुलरली बोट है, ठीक है जी, और इस तरीके से दे रखा है, यहां पर आप लोगों को एक टावर दे रखा है, ठीक है जी, और यहां से यहां, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था बच्चों 30 डिग्री, या आप स्केल से बनाएंगे बहुत अच्छे से बनेगा, यहां पर भी 30 डिग्री हो गया, ये मैंने रीजन बता दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज दे रखी है बच्चों, ये चीज 240 मीटर दे रखी है, आप लोगों से पूछा क्या है, ठीक है जी, इतना 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी, ओके। ये क्या दे रखा है 240 मीटर इतना दे रखा है, ओके
नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है जी, ये चीज दे रखी है। अब यहां तक मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों के बीच का क्या कर सकता हूं बच्चों, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूं। किस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं यहां पर, मैं बोल सकता हूं 240। यहां पर बच्चों मुझे 240 हाइट दे रखी है, अब डिस्टेंस मुझे इनके बीच का पता नहीं है, बट मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों कि अगर आप लोगों के पास यहां पर इसकी हाइट पता है, जैसे 240 है, आपको ये नहीं पता, इसको x मान लिया, एंगल मुझे पता है इसके बीच का 3 है। अब ये सामने वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ये कितना हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, मैं यहां पर कह सकता हूं कि साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 240 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है पता नहीं मुझे, तो मैं यहां पर इसको क्या बोल सकता हूं 1/2 इज इक्वल्स टू में 240 बोल सकता हूं, अपॉन में कितना आ जाएगा, सॉरी हम लोगों ने यहां पर बच्चों साइन नहीं ले सकते क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल उठे होंगे क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया सर, सोचते हैं 1030 लेंगे आप यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेंगे आप यहां पर। सो 1030 कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, इक्वल्स टू में पी कितना है बच्चों 240 है, और अपॉन में ये क्या है x है, तो x इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 240 √3। तो आप लोग जो चिल्लाने लग गए तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, वो मैंने ध्यान से नहीं दिया। तो x इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो जाएगा 240 इंटू में √3 आ जाएगा आप लोगों के पास। अब यहां पर मेन बात क्या है, वो कहते हैं कि 10 मिनट बाद द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग टू द टावर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय दिस, मतलब डिस्टेंस कम हो गया है। पहले बच्चों डिस्टेंस कितना था 240 √3 था, अब डिस्टेंस कम हो गया है, कितने से, इतने से, माइनस कर दीजिए 240 √3 -1 को बच्चों। तो बच्चों अगर ऐसा हो गया है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, ये चीज जब माइनस के साथ इधर मल्टीप्लाई होगी, जब माइनस का 240 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, और यू कैन राइट इट एज कि 240, मैं यहां पर नहीं, यहां पर लिख देता हूं 240 √3 माइनस में 240 √3, और ये माइनस माइनस के साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 240, इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बचा है बच्चों, ये भी 240 है, और इसकी हाइट भी बच्चों क्या है 240 है। अब वो पूछ रहा है कि न्यू एंगल क्या हो जाएगा, मतलब मान लीजिए जब यहां से यहां पर था, यहां से यहां पर था बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था 240 √3। अब ये और आगे आ गया, अब यहां से बच्चों जो डिस्टेंस बन रहा है, अब देखो यहां से यहां तक की हाइट भी 240 दे रखी है, ये भी दे रखा है, तो यानी कि बच्चों अगर मैं एंगल थीटा पता करना चाहूं, परपेंडिकुलर भी 240 है और बच्चों, और बेस भी क्या है 240 है, तो बच्चों tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है, ये भी 240, ये भी 240, कैंसिल आउट कर दिया बच्चों, 1 आ गया। 1 कब आता है बच्चों, 1 आता है जब एंगल 45 डिग्री होता है, तो यानी कि एंगल अपने पास कितना आ रहा है बच्चों 45 डिग्री, देख लीजिए जरा यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है बच्चों अपने पास 45 डिग्री आ रहा है, और यही हम लोगों को आंसर यहाँ पर निकालना था, तो हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल है, केस स्टडी बेस्ड है, और केस स्टडी ये एमसीक्यू वाली केस स्टडी बच्चों नहीं है, यहां पर प्रॉपर सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब वो हमसे क्या पूछते हैं ये बात देख लेते हैं। कहते हैं पुशअप्स आर द फास्ट एंड द इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। आप लोगों में से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग प्लैंक करते हैं तो मुझे बताइएगा आप लोग कितनी देर प्लैंक कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कितनी देर प्लैंक कर सकते हैं, जैसे मैं प्लैंक कर सकता हूं 2.5 मिनट, 2.5 से 3 मिनट में कर लेता हूं प्लैंक। तो आप लोग बताना कि आप लोग कितनी देर प्लैंक कर लेते हो, कमेंट जरूर करना मुझे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और अगर नहीं पता तो एक बार करके देखना फिर बताना मुझे। तो पुशअप्स आर द फास्टेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज टू बिल्ड स्ट्रेंथ, दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलीट्स, व्हाइल द पुशअप्स प्राइमरली टारगेट द मसल्स ऑफ द चेस्ट, आर्म्स एंड शोल्डर्स, सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर अदर मसल्स हेल्प्स टू टोनिंग अप द होल बॉडी। ओके जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो काम की बात है वो देख लेते हैं। फिर नितेश नाम का एक लड़का है, वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप्स चैलेंज, ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो पुशअप्स कितने कर लेता है 3000, बट ही वांट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 3900। और बच्चों मैं आपको बताऊं 3900 वो बोल रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, अगर तुम लोगों ने हम लोगों के सारे सेशंस देख रहे हो, अगर आप लोगों ने वन शॉट देखा, अगर आप लोगों ने अरियंत के भी क्वेश्चन देखे, अगर आप लोगों ने हमारे लाइव सेशन में जुड़ रहे हो, आपको पता चल रहा होगा कि वहां पर एक वीर नाम से एक बच्चा था जो दौड़ने वाला था, वो अपनी स्पीड को कम करता है, हर बार 2-2 सेकंड कम कर रहा होता है, 200 मीटर की रेस होती है उसकी, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, और वो सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। बच्चों हम एक एक वो सवाल करवा रहे हैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं आप लोगों को, तो मैं कहूंगा एक भी सेशन ना मिस करें आप लोग हमारा, ठीक है ना। और जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है,
इसके बाद 1 आवर, फिर वो बोल रहे हैं कि डेली जो है ना वो 5-5 बढ़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैं आज हूं, मैं नितेश हूं, तो मैं आज जो है वो 1 घंटे में 3000 पुशअप्स कर सकता हूं, लेकिन जब मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं तो अगले दिन मेरे कितने हो जाएंगे 3005, 5-5 बढ़ रहे हैं। फिर उससे अगले दिन कितने हो जाएंगे 3010, फिर 3015, 3020, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगी बच्चों, एक एपी बन जाएगी। फॉर्म एन एपी, और फिर वो क्या पूछते हैं, कंटिन्यूअस टू द प्रैक्टिस और रेगुलरली। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देने। फॉर्म एन एपी प्रेजेंटली द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। ठीक है, तो ये तो क्लियरली आप लोगों को पता चल गया कितने हो जाएगी, 3000 पहले दिन होगी, फिर अगले दिन कितनी हो जाएगी 3005, फिर अगले दिन 3010, अगले दिन 3015, अगले दिन 3020, इस तरीके से आगे बढ़ेगी कहानी। तो यानी कि यहां पर हम लोग मैच कर सकते हैं। देख लीजिए ये तो अपने पास पूरा कंप्लीटली बना ही पड़ा है। फिर मेरे से क्या कहते हैं वो, मेरे से कहते हैं फॉर्म एन एपी, फिर उसके बाद बोल रहे हैं हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। जिस दिन बच्चों, जिस दिन वो क्या कर पाएगा, 3900 पुशअप्स कर पाए एक दिन में, हर दिन 5-5 बढ़ रहे हैं उसके। ठीक है जी, अब मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं क्या करना चाहिए उसको। आपको पता है कि पहले दिन तो उसके 3000, पहले दिन तो उसके 3000 होंगे, फिर उसका 3005, फिर 3010, फिर 3000 कितना हो जाएगा 15, फिर उसके बाद 3000 कितना हो जाएगा बच्चों 20। इस तरीके से चल रही है कहानी। तो ए कितना हो गया, ए हो गया बच्चों मेरे पास 3000। ओके, डी कितना हो गया, डेली 5-5 बढ़ रहा है तो 5 हो गया बच्चों। आखिरी टर्म क्या आ जाएगी, कहां पर आकर के रुकना है उसे, वो पता है क्या बोल रहा है बच्चों, जिस दिन ये अकम्प्लिश होगा उससे जस्ट बिफोर, इससे जस्ट एक पहले। तो हम देख लेते हैं कि 3900 कितने दिन में होगा, और उसमें से फिर एक दिन माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो बोल रहा है जस्ट बिफोर। देखना जरा यहां पर, डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे इज कंप्लीट, उससे जस्ट पहले वाला दिन बताना है। ओके बच्चों, तो एन फाइंड करना है हमें। एनथ टर्म तो पता ही चल गई अपन को, ये एनथ टर्म है बच्चों। तो एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है बच्चों। ये कितना है 3900 दे रखा है आपको, ए कितना है बच्चों 3000 दे रखा है, वाह जी वाह। एन कितना है पता नहीं, ये कितना है 5। ये बच्चों यहाँ फुदक के यहाँ जाएगा, तो फुदक के जब यहाँ पूछेगा तो 900 बचा, तो ये 5n हो गया, -5 हो गया, -5 अगर यहाँ गया तो बच्चों 905 हो गया, ये 5n हो गया। इसने इसे बच्चों कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 1, 8 और 1, यानी कि बच्चों कितने दिन हो रहे हैं टोटल, कितने दिन हो रहे हैं 181 डेज हो रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तब आपके पास 180 दिन हो जाएंगे। ऐसा क्यों करना पड़ेगा बच्चों कि 180 दिन हो रहे हैं। 180 दिन बच्चों इस वजह से हो पाएंगे, 180 दिन इसलिए होंगे बच्चों क्योंकि उन्होंने एक 10 दिन पहले बोला है। 181वें दिन पर तो उसको पता चल जाएगा, वो 3900 पे पहुंच जाएगा। 1 घंटे में पुशअप्स कितने हो जाएंगे उसके 3900, लेकिन उसको करना नहीं है वो, उससे जस्ट एक पहले दिन वाला बताना है। तो इतना हो गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं वो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे। तो बहुत ही इजी हो गया बच्चों कि टोटल कितने पुशअप्स करेगा जब तक वो 3900 पे पहुंचेगा। तो मैं काफी इजी बोलूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है। यहां पर एन की वैल्यू बच्चों 181 आ रही है, तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है Sn इज इक्वल्स टू में n/2 a प्लस l, क्योंकि यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो 181 अपॉन में 2 आ गया, a कितना है बच्चों 3000 आ गया, और प्लस में आखिर में कितना है बच्चों 3900 आ गया। तो बच्चों 181 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो इस तरीके से कुछ आ जाए, सॉरी ये कुछ आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो 181 इंटू में आपके पास आ जाएगा 3450। तो इसको बच्चों मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 62,000 नहीं 6,24,450 पुशअप्स ये चीज आ जाएगी आप लोगों के पास। दैट्स ऑल, 6,24,450। ठीक है जी, तो ये आपके पास टोटल पुशअप्स हो जाएंगे। सो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने बच्चों यहां पर आप लोगों के लिए एंड कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है ये हमारा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड जो सीबीएसई ने आप लोगों के लिए दिया था। और बच्चों एक एक सवाल को पूरी डिटेल में समझाया, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से बच्चों लाइक जरूर करें, एक लाइक बनता है बच्चों हमारी मेहनत के लिए और आपके कंसिस्टेंसी के लिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे वन शॉट और बहुत सारी चीजों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।